हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहन कुशवाहा एडवोकेट। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप धारा 13B हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कैसे डाइवोर्स दे सकते हैं। तो इस डाइवोर्स को याचिका फाइल करने के लिए आपको यह आवश्यक है कि जो भी याचिका करता है, दोनों पति पत्नी, उन दोनों की सहमति बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये याचिका जो है दोनों की सहमति से एक साथ ही फाइल किए जाएंगे। तो दोनों का आपसी सहमति बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बनता है तो ये याचिका पेश नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, इस याचिका को पेश करने के लिए 1 साल तक पृथक रहना आवश्यक है। तो अगर आप धारा 13B के तहत याचिका पेश कर रहे हैं तो मैं इसके बारे में आपको इस वीडियो में ड्राफ्टिंग बताया हूँ। इसके आधार पर आप अपने कंडीशन अनुसार विवेक अनुसार कुछ मैटर इसमें और मेंशन कर सकते हैं और एक साथ फाइल कर सकते हैं आप। तो जुडिशियल के बारे में बता दूं मैं कि आप अंतिम बार जहां पर रहे थे पति पत्नी के रूप में, तो वहां पर आपको फाइल करना है। डाइवोर्स की स्थिति तब बनती है, कई बार देखते हैं हम कि पति पत्नी के बीच में शुरू से ही विवाद होने लगता है और लास्ट में इतना हद तक पड़ जाता है कि दोनों को एक साथ रहना संभव हो सकता है। तब ऐसी स्थिति पर ही ये डाइवोर्स फाइल करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि कभी स्थिति ऐसी नहीं निर्मित हो, लेकिन कभी कभी इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं रहता है, तो इसलिए हमें फाइल करना बहुत ज़रूरी रहता है। इसमें दोनों का हित रहता है, इसीलिए ये डाइवोर्स फाइल सबसे जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं डाइवोर्स को, क्योंकि धारा 13 सहमति से कोई आपत्ति रहती नहीं किसी को। तो सबसे बेटर तरीका है डाइवोर्स देने का, अगर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं किसी भी हालत पर। तो आइए देखते हैं। एक की सबसे ऊपर आप न्यायालय का नाम लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप फैमिली कोर्ट में याचिका लगाते हैं तो प्रधान न्यायाधीश लिखते हैं और जिला न्यायाधीश, अगर अन्य कोर्ट में रहता है जिला न्यायाधीश, और या फिर जो भी आपका आपको डाइवोर्स का याचिका लगाना है उसका नाम लिख लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्थान लिखना है। जैसे आपका अगर मान लीजिए कहीं कोरबा में तो कोरबा लिखेंगे, या रायपुर है तो रायपुर, या कुछ और जो भी स्थान है जहाँ पर न्यायालय, वहाँ लिखेंगे। जिला लिखेंगे वहाँ का, और यहाँ पर स्टेट लिखेंगे, जो स्टेट न्यायालय का होगा होगा वो लिखना है आपको। यहाँ पर आपको याचिकाकर्ता 1 और याचिकाकर्ता 2 दोनों का नाम, उम्र, पिता का नाम, लड़की है तो पति का नाम, और निवासी जहाँ वर्तमान में रह रही है वो निवासी लिखना है। जैसे याचिकाकर्ता क्रमांक 1 मान लीजिए कोई लड़की है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर अनीता साहू, उम्र यहाँ पर लिख देंगे जितना भी उम्र है। इसके बाद पति लिखेंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पर पिता का नाम लिखना है। पिता लिख के जहाँ पर वर्तमान निवासी है वहाँ वर्तमान निवासी आप लिखेंगे। वर्तमान निवासी से पहले आप जो शादी जहाँ पति के साथ रहते हैं वहाँ का पता डालेंगे। इसके बाद वो पता पूरा लिखने के बाद वर्तमान निवासी जहाँ पर लड़की वर्तमान में रह रही है वहाँ का लिखेंगे आप पता। तो पता में ग्राम, वार्ड नंबर लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, थाना, तहसील और जिला और स्टेट लिखेंगे। पोस्ट भी लिखेंगे, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस क्या है, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 हो गया जैसे। अब यहाँ पर आपको पति का नाम लिखना है, जैसे अनीता साहू, और उसके पति के मध्य याचिका धारा 13B के तहत फाइल करना है। तो पति का यहाँ पर नाम रहेंगे जिसके मध्य डाइवोर्स हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे पति के नाम, उम्र, पिता, निवासी, स्थाई। तो ये पूरा डिटेल सेम ऐसे ही लिखना है, इसके बारे में भी लिखना है याचिकाकर्ता क्रमांक 2 के बारे में। नीचे आपको लिखना है ये उन्मान हो गया इतना। याचिका अंतर्गत धारा 13B हिंदू विवाह अधिनियम 1955 वास्ते पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की डिग्री। तो पारस्परिक सम्मति से हो रहा है, ये सहमति से, दोनों की इच्छा से ही 13B लगेगा याचिका। तो दोनों की सहमति से क्या क्या फैक्ट इसमें
इंक्लूड करना है वो दोनों की सहमति के अनुसार ही लिखना है ताकि कोई विवाद ना हो। इसके बाद आपको अगर 13 बी के तहत याचिका पेश कर रहे हैं न्यायालय में, तो ये आवश्यक है कि आप जो है हिंदू होना चाहिए आपको और हिंदू धर्म से शासित होना चाहिए ताकि आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह विच्छेद किया जा सके न्यायालय द्वारा। तो यहाँ फर्स्ट आपको वह पक्ष हिंदू है, हिंदू धर्म में शासित होते हैं, ये लिखेंगे। दूसरा में आपको लिखना है, डिटेल बताना है कि कब कब आपका विवाह हुआ था, कहाँ हुआ था और उसके बाद आप किस कंडीशन में हैं, रहे हैं, तो ये लिखना है आपको। तो इसलिए ये कि याचिकाकर्ता क्रमांक यहाँ दिनांक लिख लेंगे, किस दिन को हुआ था विवाह। स्थान यहाँ लिखना है जहाँ पर विवाह हुआ है, ग्राम, तहसील, थाना, पोस्ट, जिला और राज्य में हिंदू रीति रिवाज मुताबिक हो तो हिंदी रीति रिवाज है आपको जो भी कंडीशन हो। सप्तपदी विधि इसलिए आया कि वो जो अग्नि के फेरे लेके करते हैं उसी सप्तपदी विधि है। अब यहाँ पर देखिए जॉर्जियत शब्द आया है। जॉर्जियत यहाँ पर देख सकते हैं कि जॉर्जियत में, जॉर्जियत का मतलब उसके आश्रय में गई, ये लिखना है आपको। जॉर्जियत घरेलू जो भी है अपना कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, तो जॉर्जियत वही शब्द का मतलब है। अब जहाँ पर गई तो ससुराल का यहाँ पर एड्रेस आएगा। अगर ससुराल में नहीं है, कहीं और रहते हैं, तो उसके वो स्थान लिखना है। जैसे कहीं कमाता है तो वहां पर लिखना है, अगर शादी होने के बाद आए तो वहां पर लिखना है आपको डिटेल इसका। यहाँ पर पता लिखना है। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है, मान लीजिए अगर विवाह के बाद जो है बच्चे का जन्म हुआ है, तो आपको लिखना पड़ेगा बच्चे के बारे में डिटेल कि कौन कौन बच्चे हैं। अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं इसमें कि उभय पक्ष के विवाह के दौरान कोई भी जीवित या मृत पुत्र या पुत्री संतान नहीं है। यहाँ बच्चे के बारे में लिखना है। यो दाम्पत्य, यहाँ पर दाम्पत्य शब्द आया है। दाम्पत्य का मतलब वही होता है दाम्पत्य जीवन व्यतीत करती है। यहाँ पर शब्द देख सकते हैं, यहाँ पर नुत्फे आया। नुत्फे का मतलब संसर्ग होता है। संसर्ग से जो संतान है वो क्रमशः आप लिख सकते हैं, नाम लिख के। यहाँ पर संतान का एक है तो या दो है, जो भी हो, इतने भी लिख सकते हो। उम्र यहाँ पर वर्ष करेंगे
इसी प्रकार दूसरे के बारे में लिखना है। नाम, यहाँ पे लिख देंगे पुत्र है कि पुत्री, प्रथम पुत्र है, अगर तो पुत्र करके लिखना है आपको, दूसरा ही पुत्र है, अगर दो बच्चे हैं तो मान लीजिए पुत्री है तो पुत्री के बारे में लिखना है कि पुत्री है। अब आपको बताना है कि वर्तमान में किसके साथ रह रही है, तो यहाँ लिखना है, मान लीजिए याचिकाकर्ता एक के साथ यानी अपनी माँ के साथ, बच्चे छोटे हैं तो क्रमांक एक के साथ रहे तो लिखना पड़ेगा, जो कि वर्तमान में याचिकाकर्ता क्रमांक एक के संरक्षण में निवासरत है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताना है कि विवाह के बाद से ही, जैसे कई बार होता है कि विवाह के बाद जो है छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं और दोनों का एक दूसरे के साथ रह पाना संभव नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में डाइवोर्स चाहते हैं तो ये अपने को लिखना पड़ेगा उनको। तो यहाँ पर लिख लिया कि याचिकाकर्ता कर्ता क्रमांक एक एवं याचिकाकर्ता क्रमांक दो के मध्य विवाह के पश्चात से ही सामंजस्य स्थापित नहीं हो सका था, उनके मध्य मध्य संबंध सामान्य नहीं थे तथा अक्सर वाद विवाद की स्थिति में थी तथा सामाजिक एवं निजी सुलह के सभी प्रयासों के बाद में उभय पक्ष का एक साथ रहना संभव नहीं, और वे, अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि 13B के लिए 1 साल से ज्यादा का पृथक्करण आवश्यक है। पति पत्नी का एक दूसरे से पृथक होना जरूरी है, 1 साल से अधिक समय तक, मिनिमम 1 साल है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 1 साल पृथक होने का, तो 1 साल आप लिखेंगे, 1 वर्ष से भी अधिक, 2 है तो 2 वर्ष लिखना है, लेकिन मिनिमम 1 साल होना चाहिए। तो 1 वर्ष से अधिक समय से, 1 वर्ष से अधिक समय से पृथक पृथक विवाह कर रहे हैं और उनके बीच रहने की सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। आमजन का पति रूप में साथ रहना संभव नहीं है, इसलिए उनका पक्ष यह पारस्परिक से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद आपको 5वां पॉइंट लिखना है, यह कि मान लीजिए पत्नी अगर स्थायी निर्वाह भत्ता पा चुकी है से पति से, तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, और नहीं पाई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पा चुके तो यहाँ पर मेंशन करेंगे कि क्या कंडीशन की भरण पोषण की मांग नहीं करेगी, एक मुफ्त से
स्थायी निर्वाह भत्ता प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोई भी दावा इसके संबंध में, यह कि मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कोई पत्नी है, वो प्राप्त कर चुकी है पति से और इसी के आधार पर अब करा रही है, विवाह विच्छेद पारस्परिक सहमति के आधार पर दे रही है। तो यहाँ पर आपको लिखना जरूरी है, ताकि वो आगे जाकर कभी भरण पोषण का जो 144 बीएनएसएस के तहत भरण पोषण का आवेदन न्यायालय में संस्थित ना करें, क्योंकि अगर वो याचिका 13 बी प्रस्तुत करने के बाद, डाइवोर्स होने के बाद भी अगर याचिका प्रस्तुत करती है, शादी नहीं हुआ होता, तो ऐसे में आपको भरण पोषण देना पड़ेगा पत्नी को। तो यहाँ पर अगर एक मुश्त प्राप्त कर चुकी है तो पत्नी, तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे क्या कि याचिकाकर्ता क्रमांक, मैं आपको बता दे रहा हूँ, याचिकाकर्ता क्रमांक 1, याचिकाकर्ता क्रमांक 2 से आज दिनांकों को स्थायी निर्वाह भत्ता एक मुश्त राशि, यहाँ पे लिख देंगे नगद कैसे प्राप्त की, नगद प्राप्त कर चुकी है। अगर चेक के माध्यम से, चेक का मेंशन करेंगे, प्राप्त कर चुकी है। अब याचिकाकर्ता क्रमांक 1 यानी पत्नी, एक याचिकाकर्ता क्रमांक 2 से अपने स्वयं के भरण पोषण के संबंध में किसी भी न्यायालय या अन्य माध्यम से कहीं भी कोई भरण पोषण से संबंधित याचिका, आपत्ति, दावा प्रस्तुत नहीं करेगी। इसी प्रकार अगर पुत्र के बारे में, जो बच्चे हैं उसके बारे में, अगर पैसा के बारे में कोई भी आपको जो भी डिस्प्यूट बीच में सहमति बन रही है, तो उसको भी आप मेंशन करेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है, अगर संपत्ति के बारे में, तो यहाँ पर आप संपत्ति भी लिख सकते हैं कि नहीं करेगी, और ना ही याचिकाकर्ता क्रमांक 2 से उसके चल एवं अचल संपत्ति पर पति पर कोई भी दावा करेगी। इसके बाद आपको यहाँ 6 पॉइंट पे लिखना है कि यह आवेदन पत्र, यह याचिका को प्रस्तुत करने में याचिकाकर्ता उभय पक्ष के मध्य कोई भी संधि नहीं है। पूर्वी संधि का मतलब कुछ भी चीज छिपाया नहीं गया है। इसके बाद आपको लिखना है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और 2 अंतिम बार कहाँ रहे हैं, ताकि उसका जुडिक्शन बने। तो जहां पर भी अंतिम बार रहे हैं वहीं से जुडिक्शन शुरू होता है। यानी आपको मान लीजिए अब रायपुर में रहते हैं, अंतिम बार पति पत्नी साथ में रहे हैं, तो वहां पर जुडिक्शन जाएगा। तो वहां के बारे में आपको लिखना है कि यह कि याचिकाकर्ता क्रमांक, यह कि उभय पक्ष, आप उभय पक्ष लिखिए, उभय पक्ष पति पत्नी के रूप में अंतिम बार, यहाँ पर पता लिख देंगे, स्थान पूरा लिखना है आपको, तहसील, जिला, थाना, पोस्ट सब लिखना है यहाँ पर। विवाह करने से इस याचिका का भौगोलिक क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।
तथा याचिका में याचिका पर उचित न्यायसूत्र कसता है। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर, आप इसके बाद लिखेंगे अथवा पॉइंट कि आप क्या-क्या ज्ञप्ति प्राप्त करना चाहते हैं इस याचिका के माध्यम से। ये कि उभय पक्ष निम्नलिखित ज्ञप्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यहाँ पर आपको ज्ञप्ति लिखना है, तो आप आकर के लिखेंगे यह कि उभय पक्ष के मध्य हुए विवाह दिनांक, यहाँ पर आपको किस दिनांक को विवाह हुआ है वो लिखना है, तो शून्य कर विवाह विच्छेद की डिक्री आपसी सहमति के आधार पर पारित किए जाने की किया जावे, ये लिखना है। बा में लिखना है यह कि अन्य सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे उभय पक्ष के मध्य दिलाया दिलाया जावे। इतना लिख के आपको नीचे स्थान लिख देना है जहां पर आप याचिका लगाएंगे और दिनांक लिख देना, जो भी दिनांक है। और यहाँ पर हस्ताक्षर, दोनों का हस्ताक्षर होगा, याचिकाकर्ता क्रमांक 1 का और इसी के नीचे हस्ताक्षर याचिकाकर्ता क्रमांक 2। तो यहाँ सत्यापन लिखना है, सत्यापन करना जरूरी है याचिका में। यहाँ पर आप यहाँ पर याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और यहाँ पर याचिकाकर्ता क्रमांक 2, दोनों का नाम पता सेम ऊपर जो लिखा है आपको यहाँ लिखना है। दोनों को लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे के निवासी हैं, तो लिखने के निवासी हैं आज दिनांक में वामकाम मतलब स्थान में जहाँ भी जो भी प्लेस न्यायालय का यह सत्यापित करते हैं कि इस याचिका की कंडिका क्रमांक, अब यहाँ पर देखिए कंडिका क्रमांक यहाँ 1-8 है, तो 8 मई उपखंड ये अज्ञप्ति खंड है, तो 8 मई अज्ञप्ति खंड आप इस लिखेंगे। कंडिका क्रमांक 1 का 8 मई अज्ञप्ति खंड में कानूनी तथ्य, क्योंकि कानूनी तथ्य तो आपको पता नहीं है मान लीजिए, तो कानूनी तथ्य आपको विधिक सलाहकार के माध्यम से ये लिखना पड़ेगा। शेष तथ्य अपनी निजी जानकारी ज्ञान विश्वास के आधार पर लिखा है। ये सलाह तथा शेष तथ्य हमारे निजी जानकारी ज्ञान और विश्वास के आधार पर उल्लेख कराया गया है जो सही एवं सत्य है। तो सत्यापन लास्ट में आपको जरूर इंक्लूड करना है यहाँ पर। इसी प्रकार अब यहाँ पर आपको नीचे स्थान लिखना है, इसी प्रकार दिनांक लिखना है। यहाँ पर सामने आपको यहाँ पर आपको हस्ताक्षर सत्यापन करता हुआ लिखना है।
आप अधिवक्ता, कई लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग अधिवक्ता आपको द्वारा अधिवक्ता को ऊपर लिखना है, यहाँ पर आपको लिख देना जो भी अधिवक्ता होंगे उनका यहाँ नाम। तो यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ आपको बता दूँ कि ये मैं ड्राफ्टिंग आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज के आधार पर बता रहा हूँ, बाकी आप अपने विवेक और वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।